हेलो गाइस। अब हम यूनिट सेकंड के बारे में बात करेंगे। जो यूनिट सेकंड है इंक्लूज़न, इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन, इसकी इंपॉर्टेंस एंड इट्स प्रोविज़न इन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के बारे में। तो सॉरी तो समावेश क्या है, इसकी परिभाषा, महत्व और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रावधान क्या है। तो समावेश की परिभाषा और महत्व में आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ा चुकी हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। तो इस वहाँ से इसका परिभाषा और महत्व आप देख सकते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समावेश का क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, ये सामान्य स्कूलों में एकीकृत शिक्षा और हल्के विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की वकालत करता है। पहली बात तो ये है। और जो नीति दस्तावेज है हमारे, उसमें भी कहा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य सामान्य समुदाय के साथ साथ शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग को एकीकृत करके होना चाहिए। मतलब कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी बोल सकते हैं हम इसको ना, समावेशी शिक्षा, इंटीग्रेटेड, और ये स्पेशल एजुकेशन, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये लोग को एक साथ क्यों पढ़ाना है, ताकि ये आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन की जो आने वाली चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए तैयार हो सकें। सेकंड पॉइंट है, केंद्रीय और राज्य सरकारें 18 वर्ष तक की आयु के सभी विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, जैसे हमारा RTE एक्ट भी कहता है। PD एक्ट के अनुसार समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और जानकारी के तहत सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों को एकीकरण का बढ़ावा देते हैं। ठीक है। उसके बाद है, यह अधिनियम परिवहन सुविधाओं को प्राप्त करने, वस्तु अवरोधों को दूर करने, मुफ्त पुस्तकें, सामान और अन्य सामग्री की आपूर्ति, छात्रवृत्ति, पुनर्गठन पाठ्यक्रम प्रदान करने और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए लाभ के लिए परीक्षा प्रणाली को संशोधित करने के लिए एक व्यापक शिक्षा योजना की परिकल्पना भी करता है। मतलब ये सारी चीज़ें तो उनको मिले हैं। उसके अलावा मतलब जो जैसे नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनके लिए कैसे भी हम जो एजुकेशन जब एग्जामिनेशन लेते हैं उनका कैसे भी ले लेते हैं, तो लेकिन अगर हम विशेष ज़रूरतें वाले बच्चों को लेते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा उनको उनके लिए भी एक फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी बच्चों को अपनी विकलांगता या सीखने की कठिनाई की परवाह किए बिना शिक्षित होने का अधिकार है, क्योंकि शिक्षा एक मानवीय अधिकार है। नेक्स्ट हेडिंग है, विकलांग बच्चों के लिए योजनाएं। अब विकलांग बच्चों के लिए योजनाएं कौन कौन सी हैं। IEDC की एकीकृत शिक्षा 1974 में शुरू की गई थी और 1992 में केंद्र सरकार द्वारा संशोधित की गई। यह पहली योजना थी जिसका उद्देश्य सामान्य रूप से विकलांग बच्चों के लिए सामान्य शिक्षा प्रणाली में शैक्षिक अवसर प्रदान करना था। सेकेंड है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास कई योजनाएं हैं ताकि इन बच्चों को विशेष स्कूलों में सहायता प्रदान की जा सके। नेक्स्ट है, इस योजना ने एक बड़ा प्रभाव डाला है, वह है DPEP कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इस योजना का लाभ यह है कि सभी क्षेत्रों में पहचान, मूल्यांकन और नामांकन करके और उपकरणों के प्रावधान से विकलांग बच्चों के लिए कुल एकीकरण का ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, एकीकृत शिक्षा में DPEP के हस्तक्षेप को दोहराते हुए भारत सरकार और 5 संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसियों के संयुक्त कार्यक्रम थे, जनशाला जैसी कई अन्य योजनाएं थी और इसे एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया गया। ये सारी योजनाएं चल रही हैं गाइस। उसके बाद है एक और योजना, सर्व शिक्षा अभियान SSA, जिसका उद्देश्य शिक्षा को सार्वभौमिक प्राथमिक बनाना है। हर विकलांग बच्चे को शिक्षा के अधिकार की मान्यता देती है सर्व शिक्षा अभियान भी। अब हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय कथन। अब कई अंतर्राष्ट्रीय वक्तव्य और सम्मेलन थे जो सभी विकलांग बच्चों की शिक्षा के अधिकार की घोषणा करते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय विश्व कार्यक्रम में सभी राज्यों में से ऐसी नीतियों को अपनाने का आह्वान किया गया जो विकलांगों के अधिकारों को समान शैक्षिक अवसरों के लिए मान्यता प्रदान करती है। फिर 1989 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन आया, जिसमें भारत सहित 190 से अधिक देशों ने
भाग लिया और सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के बुनियादी शिक्षा की तक सार्वभौमिक पहुंच पर जोर दिया गया। नेक्स्ट आया शिक्षा के लिए विश्व घोषणा पत्र 1990 में आया था, और इसमें प्रत्येक श्रेणी के विकलांग व्यक्ति, इसमें क्या था, प्रत्येक श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा की समान पहुंच प्रदान करने का आह्वान किया गया था। इट मीन्स कि किसी भी एज ग्रुप को मतलब शिक्षा देनी ही देनी है। इसमें सारी एजुकेशन शामिल थी, एडल्ट एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, लेकिन वो थी डिसेबल, जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उनसे जुड़ी हुई। नेक्स्ट आया था संयुक्त राष्ट्र का एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज मानक नियम, ये 1993 में आया था, जो विकलांग व्यक्तियों के समानाकरण पर आधारित है। अब है समावेशी शिक्षा की तरफ। एक सदी से अधिक समय तक विशेष जरूरतों वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान के लिए विशेष स्कूल रहा है। अब तक हमने देखा है कि इस तरह के बच्चों के लिए अलग से एक स्कूल होता था और ये बहुत महंगा होता था, पहुंच भी सीमित थी। इसके अलावा मतलब उनको अलग से एजुकेशन दी जाती थी। तो अब सरकार ने सोचा कि ये मानव के अधिकारों का उल्लंघन सोचा उन्होंने, और तब उन्होंने समावेशी शिक्षा का बनाया। उसके बाद है एकीकरण, इंटीग्रेटेड एजुकेशन का दर्शन आया। फिर पीयर ट्यूटरिंग का उपयोग करके बच्चे पर केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर जोर दिया गया। फिर समावेशी शिक्षा की सफलता शिक्षकों और अच्छी कक्षा प्रथाओं पर निर्भर करती है। जो समावेशी शिक्षा की सफलता है ना, कि शिक्षक कैसे हैं और कैसे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, कैसी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जा रही है बच्चों को, उस पर। तो गाइज यहाँ पे यूनिट सेकंड का पॉइंट फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है। अब हम इसी में सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं, डिसेबिलिटी, डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैरियर्स टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन, पॉलिसी फॉर गुड प्रैक्टिस। विकलांगता, परिभाषा, सीखने और भागीदारी के लिए बाधाओं की पहचान, अच्छे अभ्यास की नीति। तो विकलांगता आपको पता ही है कि पहले इसको कैसा माना जाता था, इसको एक शारीरिक कमजोरी माना जाता था, संज्ञानात्मक हानि माना जाता था, बौद्धिक हानि, मानसिक बीमारी के रूप में लोग बोलते थे। अलग अलग तरह के मतलब विकलांगता, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके प्रकार भी। तो इसके अतिरिक्त ऐसा माना जाता था। उसके अलावा विकलांगता के 3 आयाम हैं, शरीर की संरचना और कार्य हानि, गतिविधि और भागीदारी। अब परिभाषा में देखते हैं। विकलांगता सेवा अधिनियम 1993 में आया था। विकलांगता के अर्थ को निम्न प्रकार से परिभाषित करता है। तो विकलांगता सेवा अधिनियम 1993 के अनुसार क्या परिभाषा हो सकती है इसकी, मैंने इसे पॉइंट्स वाइज लिखा है, 4 पॉइंट्स बनाए मैंने इसे ABCD। जो कि एक बौद्धिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, न्यूरोलॉजिकल, संवेदी और शारीरिक हानि या उन दोषों के संयोजन के कारण होता है, वो विकलांगता कहलाएगा। जो स्थायी हो या जिसके स्थायी होने की संभावना हो, ये भी विकलांगता कहलाएगा। जो एक पुरानी एपिसोडिक प्रकृति का हो और नहीं भी, ये भी विकलांगता कहलाएगा। जिसके परिणाम स्वरूप संचार, सामाजिक संपर्क, सीखने या गतिशीलता के लिए व्यक्ति की क्षमता में काफ़ी कमी आई हो और उसे निरंतर सहायता सेवाओं की आवश्यकता हो, ये भी विकलांगता के अंतर्गत आएगा, विकलांगता सेवा अधिनियम 1993 के अनुसार। अब हम चलते हैं विकलांगता के प्रकार पर। विकलांगता के 8 प्रकार लिखे हैं। फर्स्ट है गतिशीलता और शारीरिक हानि, सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड विकलांगता, थर्ड है हेड इंजरी यानी कि मस्तिष्क विकलांगता, फोर्थ दृष्टि विकलांगता, हियरिंग विकलांगता, 6 है संज्ञानात्मक या सीखने की अक्षमता, मनोवैज्ञानिक विकार, और है अदृश्य विकलांगता। फिर है विकास विकलांगता, ये भी एक अलग है इसमें प्रकार। इसमें बौद्धिक अक्षमता आता है, सेरेब्रल पाल्सी आती है, ऑटिज्म आता है, मिर्गी आती है और अन्य विकासमत विकलांगता या अतीन्द्रिय बाधाएं आती हैं। अब हमें इनमें से किसी एक को ले लेते हैं। हम सपोज सीखने की अक्षमता को ले लेते हैं और हम उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सीखने की, क्योंकि हमें इतनी सारी बीमारियों में क्वेश्चन भी आपका यही आएगा कि किसी एक के बारे में लिखिए। तो इसका हम सीखने में अक्षमता है, जैसे कि बच्चा क्यों नहीं सीख पाता, क्योंकि यहाँ पे बात स्कूल के बारे में हो रही है, तो इसलिए हमने सीखने में अक्षमता ली है। तो सीखने की विकलांगता एक न्यूरोलॉजिकल विकार है, ठीक है। साधारण शब्दों में एक सीखने की अक्षमता के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति के मस्तिष्क में अंतर होता है। सीखने की अक्षमता एक जीवन पर्यंत का मुद्दा है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट है सही समर्थन और हस्तक्षेप के साथ हालांकि सीखने की अक्षमता वाले बालक स्कूल में सफल हो सकते हैं और कभी कभी आगे जीवन में भी। फोर्थ है अभिभावक सीखने में अक्षम बच्चों को उनकी ताकत उनकी कमजोरियों को जानने, शैक्षिक प्रणाली को समझने, पेशेवरों के साथ काम करने और विशिष्ट कठिनाइयों से निपटने के लिए रणनीतियों के बारे में जानने के द्वारा सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। तो पेरेंट्स आते हैं, सबसे पहले तो पेरेंट्स ही मदद करते हैं। उसके बाद जो हमारे एजुकेशनल ऑफिसर बोल सकते हैं हम, या फिर उनको स्पेशल एजुकेटर जो होते हैं वो उनको बता सकते हैं। फिर है सामान्य शिक्षण विकलांगता कितने प्रकार की होती है, तो ये मैंने लिखा है। फर्स्ट है डिसलेक्सिया, सेकंड है डिसकैलकुलिया, थर्ड है डिसग्राफिया, फोर्थ है श्रवण और दृश्य प्रसंस्करण विकार, फिफ्थ है गैर मौखिक सीखने की अक्षमता, सिक्स है डिस्प्रैक्सिया, सेवन है डिस्फेसिया या अपहसिया, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो फर्स्ट वाली जो है ये भाषा आधारित विकलांगता है। सेकंड वाली है डिसकैलकुलिया, जैसे कैलकुलेटर वर्ड आ रहा है ना इसमें कुछ कुछ, तो वो गणितीय विकलांगता हम कह सकते हैं उसको। उसके बाद है डिस्ग्राफिया, ये लेखन है, ग्राफ से पता चलता है कि हम लिख रहे हैं कुछ, तो लेखन वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद श्रवण और दृश्य मतलब देखना और सुनना, संवेदी विकलांगता कहलाती है। गैर मौखिक सीखने का ये एक न्यूरोलॉजिकल। सिक्स है डिस्प्रैक्सिया, ये भी संवेदी एकीकरण विकार है, इसमें मोटर कौशल आते हैं हमारे ना, मोटर एबिलिटी जो होती है हमें, हाँ मतलब हमारा जो संयोजन नहीं हो पाता हाथ से आँखों का या मैनुअल निपुणता के साथ समस्याएं जो आती हैं वो हम इसमें कहते हैं। डिस्फेसिया है भाषा के साथ कठिनाई, बोली जाने वाली भाषा को समझने में समस्या, खराब पढ़ने की समझ ये आती है। तो गाइज इसके बाद ये यूनिट आपकी सेकंड का पॉइंट सेकंड ख़त्म होता है। इसमें आता है सीखने, और इसका एक और पॉइंट था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैरियर्स ऑफ लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन, सीखने और भागीदारी के लिए बाधाओं की पहचान कैसे करेंगे। तो इसी के लिए मैंने थोड़े से 2 क्वेश्चन दिए थे बच्चों को करने के लिए। इसमें फर्स्ट था सीखने और भागीदारी के लिए प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए। एक शिक्षक सीखने की बाधाओं को कैसे दूर कर सकता है बताइए। गाइज मैं आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस मैंने बच्चों को दिए थे इसके नोट्स मैं आपको बाद में बना के दे दूँगी। मुझे मालूम है कि मैं खुद भी जैसे नोट्स करती थी मुझे खुद भी पता है कि कितनी दिक्कत होती है। हमारे को इसके अलावा पढ़ाई के अलावा भी हमारे पास और सारे काम होते हैं, और जो बीएड कर रहे होते हैं मोस्टली उनमें से बच्चे जो होते हैं वो मैरिड होते हैं, उनको अपना घर भी देखना होता है। अगर लड़के कर रहे हैं तो उन्हें वो या तो जॉब देख रहे होते हैं और तो उनको दिक्कत हो सकती है। मैंने कई बार ऐसा भी देखा है। तो मैं आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने गृहकार्य करके लिखे हुए हैं ना, चाहे मेरी सारी वीडियोस में जितने भी हैं वो मैं आपको दे दूँगी जब मैं ये अपने नोट्स अपलोड कर दूँगी उसके बाद। और अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइज़।